अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, रशिया यूक्रेन वार या रशिया अमेरिका वार एक ख़तरनाक स्टेज पे आ गई है। अमेरिका में एक पागल सदर, एक नाअहल, एक इनकेपेबल, एक दिमागी तौर पे माजूर आदमी सदर बन गया है। और ये है कि अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट अपनी कुछ एग्रेसिव पॉलिसीज़ को जब इम्पोज करनी होती हैं तो इसी टाइप के लोगों को लेके आती है। जैसे जॉर्ज बुश को लाए थे और फिर ओबामा को लाए थे। ओबामा को जब ये लाए थे ना, तो उस वक्त दुनिया में कोई ख़ास जंगें नहीं थीं। इराक़ का मामला ख़त्म हो गया था या अफ़गानिस्तान का मामला ख़त्म हो गया था, लेकिन ओबामा के दौर में नई नई जंगें शुरू की गईं, फजूल की। सीरिया, लीबिया, कहीं इन लोगों को हाँ टेररिज्म नहीं थी, ना अलकायदा थी, ना कुछ था, ना इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म थी। क्वाइट मच लिबरल थे, पर्दे नहीं होते थे, बुरके नहीं होते थे, तबलीगें नहीं होती थीं, किसी दूसरे मुल्क पर हमले नहीं होते थे, सरतन से जुदा नहीं होते थे। लेकिन ज़बरदस्ती की वहाँ पे जंगें शुरू की गईं। एक मॉन्स्टर आईएस खड़ा किया गया और किस तरह यजीदी लड़कियों का रेप हुआ, उनकी बाजार लगते थे, उनको बेचा जाता था। ये सब का वार क्रिमिनल जो है वो ओबामा है। और आपने देखा कि वहाँ पे किस तरह की एक बर्बरियत हमने देखी सीरिया, लीबिया, इराक़ में ओबामा के ज़माने में। और ये सब चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि ये ज़बरदस्ती की जंग थोपी गई थी। और यही चीज़ ओबामा के मामलात को बेटर करने के लिए ट्रंप ने काफ़ी कोशिशें की, लेकिन ट्रंप को ज़बरदस्ती हराया गया और इस आदमी को लेके आए। तो अमेरिका की हिस्ट्री का डार्केस्ट पीरियड है ना, वो बाइडन और ओबामा के पीरियड्स हैं। अब ये बाइडन दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ लेके जा रहा है। और कोई देखें, लोग मुझे ये कहते हैं कि तुम एंटी वेस्ट बात कर रहे हो। मैं एंटी वेस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि ज़बरदस्ती ये जंग वेस्ट ने शुरू की है, अमेरिका ने शुरू की है। वेस्ट में भी टोटल मैं ज़िम्मेदार अमेरिका को समझता हूँ। यूरोप की गलती ये है कि यूरोप ज़बरदस्ती उनको सपोर्ट कर रहा है, मजबूरन कह लें या कुछ भी, लेकिन चीज़ों को उस स्टेज पे अमेरिका लेके आया कि ये सब चीज़ें यूरोप को करनी पड़ रही हैं। देखें, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि ये जंग प्रोवोक करके शुरू की गई सोवियत यूनियन, रशिया को। देखें, सोवियत यूनियन का जब कोलैप्स हो रहा था ना, तो उस वक्त सोवियत यूनियन ने ये शर्त रखी थी कि आप यूरोपियन यूनियन और नेटो मेंबरशिप को हमारे बॉर्डर तक नहीं लाएंगे। लेकिन हुआ ये कि ये बॉर्डर तक लेके आ गए। और पोलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, इस तरह के मुल्क जो डायरेक्ट तुर्की से, डायरेक्ट रशिया से बॉर्डर मिलते थे, उन मुल्कों को यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनाया गया। लाटविया, लिथुआनिया। रशिया खामोश रहा। नेटो में जब बात, नेटो इज़ ए मिलिट्री अलायंस, और नेटो की हिस्ट्री आप देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब कोल्ड वॉर शुरू होती है अमेरिका और रशिया की, सोवियत यूनियन की, तो उस वक्त ये नेटो बनाया गया था एक मिलिट्री अलायंस अगेंस्ट सोवियत यूनियन। नॉर्मली तो कोल्ड वॉर ख़त्म होती है, सोवियत यूनियन टूट जाता है, तो ये अलायंस की फिर ज़रूरत नहीं रहती ना। आप ऐसा ही है जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मामलात ख़राब हुए, जंगें हुई, जंगें ख़त्म हुई, फिर ठीक है इंडिया ने कहा कि चलो अब लेट्स टॉक अबाउट पीस। 71 की जंग ख़त्म होती है, 77-78 में इंडिया ने पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप नॉर्मल किए। 78 में इंडिया की क्रिकेट टीम आती है पाकिस्तान खेलने, फनकार इधर उधर सारे कलाकार एक दूसरे के मुल्क में जा रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन पाकिस्तान अंदर से एक साजिश रचा रहा था मुसलसल, और वो इंडिया में चीज़ें करता रहता था। तो आखिर थकार के इंडिया ने ताल्लुकात ख़त्म किए।
अब इस वक्त तकरीबन ना होने वाले ताल्लुकात हैं, कोई ट्रेड रिलेशनशिप नहीं, कोई कुछ नहीं। वैसे ही सोवियत यूनियन के टूटने के बाद होना तो ये चाहिए था कि रशिया को आप दोस्ती करते हो और आप उनके साथ करीबी ताल्लुकात करते। आपने नेटो को एग्रेसिव बनाया और नेटो के मेंबर लाने लगे, और फिर करंट सिनारियो में आपने जब यूक्रेन को रशिया ऑफर की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूक्रेन की मेजॉरिटी पॉपुलेशन रशियन है, रशियन ओरिजिन की है। आप किस तरह फिर आप समझते हैं कि वो रशिया उसको एग्रेशन नहीं समझेगा? बजाय इसके कि आप नेटो को ख़त्म कर देते। दुनिया में एक ही पावर रह गई थी, अमेरिका, दूसरी बड़ी पावर थी यूरोप, इकोनॉमी एंड मिलिट्री वाइज। तो आपने नेटो क्यों ख़त्म नहीं किया? किसके लिए रखा था ये नेटो? और अब आप एक्सपेंड करने लगे तो ऑब्वियसली आप एक नई जंग की तरफ जा रहे हैं। मतलब ऐसा ही है ना, जैसे मैक्सिको में अगर रशिया के साथ मिलिट्री अलायंस कर ले और मैक्सिको में मिसाइल लग जाएं रशिया के, तो क्या अमेरिका चुपचाप बैठेगा? तो वैसे ही ये चीज़ें हुई, और अब ये है कि ज़्यादा हथियार देने लगे हैं यूक्रेन को। और यूक्रेन में एक पागल आदमी, एक कॉमेडियन, साले को दुनिया का कुछ पता है नहीं। अब ये भाई साहब बाइडन है ना, अभी पोलैंड गया तो अचानक कहते हैं कि सरप्राइज विजिट। सरप्राइज विजिट नहीं थी कि इन्होंने सोचा कि जैसे रशिया को पता नहीं, ये बाकायदा मॉस्को से इजाज़त लेके गए। अमेरिकन प्रेसिडेंट जब यूक्रेन जा रहा था तो आपको पता है वो जंग ज़दा है, ऐसे ही नहीं जा सकता। उसका मतलब रशिया का कोई मिसाइल, कोई कुछ, अमेरिका का F-16 और फाइटर जेट इसके चारों तरफ थे, बाइडेन के प्लेन के तरह चारों तरफ। लेकिन इन्होंने ऑलरेडी मॉस्को को बताया था कि भाई हमारा प्रेसिडेंट वहाँ पे जा रहा है, तो आप कोई ऐसी वो नहीं करना, वरना फिर डायरेक्ट जंग शुरू हो जाएगी। तो रशिया ने कहा ठीक है, जाओ भाई, मिलने जा रहे, जाओ भाई। अब ये देखें, मतलब बाइडेन बैठा है और ये खड़ा है बराबर में एक भिखारी की तरह। ये टोटली बिका हुआ आदमी है जिसने एक खूबसूरत मुल्क यूक्रेन को तबाह कर दिया वेस्ट के लिए। भाई आपके बगल में इतना बड़ा रशिया है, आपकी ज़बान, कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन, हर चीज़ मिलती है उससे। आपको क्या ज़रूरत है कि आप 7 समंदर पार अमेरिका से अलायंस बनाने जा रहे हैं? सीधा सीधा नज़र आता है कि किसके खिलाफ जा रहे हैं। तो ये भाई साहब उधर पहुँचे और मसला ये है कि हथियार दिए जा रहे हैं दबा के। ये जैसे जो टैंक दिए जा रहे हैं, अमेरिका ने टैंक दिए, इंग्लैंड ने टैंक दिए, नॉर्वे, फिनलैंड, नेदरलैंड, जर्मनी, पोलैंड, स्पेन, ये सब ने अब तक टैंक दे दिए हैं। और ये जो फ्रांस है, फ्रांस ने प्रॉमिस किया है कि लाइट बैटल टैंक्स दूंगा, और जो हैवी लेक्लर्क टैंक है उसका अभी तक वादा नहीं किया है, लेकिन अभी तक फ्रांस ने दिया नहीं है। अब क्या होता है कि ये भाग भाग के 8-9 मुल्कों के टैंक आ रहे हैं। अब किसी का गोला ख़त्म हो गया, किसी का पहिया टूट गया है, किसी की चैन टूट गई है, तो उनके सबके अलग अलग हिसाब किताब हैं, क्योंकि अलग अलग मुल्कों में बनाए। और ये मिलिट्री इक्विपमेंट्स होते हैं, वो यूनिक होते हैं। तो उसके यूक्रेन के लिए वो इतना इफेक्टिव नहीं हो रहा। एक बार चल पड़ते हैं, 2 बार चल पड़ते हैं, तीसरी बार कोई ना कोई उसमें नुक्स आ जाता है, वहाँ पे खड़े रह जाते हैं। और ये है कि इनमें सबसे इफ़ेक्टिव जो है ना, वो जर्मनी का लेपर्ड टैंक है, जो 450 किलोमीटर दूर तक मारता है। लेकिन बात वही है कि उसका सप्लाई कंटिन्यू होना और ये सब चीज़ें हैं। यूक्रेन की वॉर 2023 में जर्मनी को 160 बिलियन डॉलर, यूरो, जो कि 171 बिलियन डॉलर बनते हैं, वो जर्मनी को पड़ेंगे। और इससे जर्मनी का जीडीपी 2000 यूरो पर पर्सन कम हो जाएगा, विच इज़ ह्यूज। इसकी कीमत आम आदमी यूरोप में भर रहा है, अमेरिका में भी लोग भर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अमेरिका को वो इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा जो यूरोप को पड़ रहा है।
फिर जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, वो दूसरे जो डिपेंडेंसी थी रशिया पे, अब वो मिडिल ईस्ट और अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। तो ये सारी चीज़ों की कीमत सबसे ज़्यादा यूरोप को देनी पड़ रही है। अब इसने तो, बाइडेन ने वहाँ जाके हथियार दे के, पैसों की मदद करके एग्रेशन किया, ठीक है। हालांकि यूक्रेन में इस वक्त ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी कहती है कि यूक्रेन सबसे करप्ट मुल्क है। इन हालात में पैसे सारे खा जाते हैं ये लोग, और जाहिर है इस वक्त इनका लाडला बना हुआ है, तो वेस्ट इसको कुछ वो भी नहीं कर रही, दबा के करप्शन हो रही है। अमेरिका के इस सारे एग्रेसिव उसके जवाब में फिर पुतिन ने परसों अपने एनुअल स्पीच में कुछ बातें की। उसने कहा कि पहले तो मैं है ना, जो हमारा न्यू स्टार्ट नामी एक एग्रीमेंट है ना अमेरिका के साथ, ये न्यू स्टार्ट एग्रीमेंट कोल्ड वॉर के ज़माने से है कि नए न्यूक्लियर टेस्ट नहीं होंगे, और न्यूक्लियर टेस्ट और न्यूक्लियर बम को कंट्रोल करने के ये कुछ एग्रीमेंट्स थे। रशिया ने कहा हम अब वो एग्रीमेंट से फारिग हो रहे हैं, और ये डायरेक्ट एक चेतावनी है, एक धमकी है वेस्ट को कि अब न्यूक्लियर हमला किसी वक्त भी हो सकता है, क्योंकि अब रशिया उस एग्रीमेंट को ख़त्म कर रहा है। रशिया ने कहा कि हमें ये जंग में ज़बरदस्ती धकेला गया है। पुतिन कह रहा है कि भाई हम ये जंग नहीं करना चाहते थे, हमारे लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि हमें मजबूरन ये जंग लड़नी पड़ी। और पुतिन ने ऐसी कई चीज़ें उसमें कही हैं, और उसने कहा कि भाई मैं तो नहीं चाहता था ये जंग करना, और मैं तो चाहता था कि बातचीत से मसला हल हो जाए, लेकिन वो नेटो की मेंबरशिप और यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप और उस तरह से इस हद तक आगे बढ़े थे, और यूक्रेन में अपने एक स्टूज को ला के बिठा दिया कि मुझे मजबूरन फिर हमला करना पड़ा। तो ये अमेरिका की सिचुएशन है इस जंग में। मैं समझता हूँ अमेरिका एक एग्रेसर है इस मामले में, और अमेरिका का जो कांग्रेस है ना, उसका हाल, guess which is it NBA or NFL? 36 have been accused of spousal abuse, 7 have been arrested for fraud, 19 have been accused of writing bad checks, 117 have directly or indirectly been bankrupted at least 2 businesses, 3 have done time for assault, 71, I repeat 71, cannot get a credit card due to their bad credit, 14 have been arrested on drug-related charges, 8 have been arrested for shoplifting, 21 currently are defendants in lawsuits, and 84 have been arrested for drunk driving in the last year. How many of you think NBA? How many of you think NFL? Well, the answer is neither. It's the 435 members of the United States Congress. अब आप खुद देखें कि क्रिमिनल से भरा हुआ है वो अमेरिकन कांग्रेस। इनको कोई शरीफ आदमी तो मिल नहीं रहा, और यही कांग्रेस और यही अमेरिकन सेनेट सारे फैसले करती है। तो इन हालात में अब रशिया को कुछ और सपोर्ट आई है। साउथ अफ्रीका जो कि कह रहा था कि मैं न्यूट्रल हूँ, लेकिन साउथ अफ्रीका में एक मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू हुई 17 फरवरी से 27 फरवरी तक के लिए। उसमें चाइना के साथ इन्होंने ये मिलिट्री एक्सरसाइज करनी थी, लेकिन इन्होंने इसमें रशिया को भी इनवाइट किया, और रशिया ने फ़ौरन कबूल कर लिया, और रशिया ने फिर अपना शिप भेजा उधर, वॉरशिप, और उस जंग एक्सरसाइज में रशिया ने कहा कि बिल्कुल हम इसमें शरीक होंगे। जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल लगे हुए रशिया का एडमिरल गोरशोकोव वारशिप भी उस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं। ये एक धचका है। साउथ अफ्रीका ये नहीं है कि चलो कोई बहुत सुपर पावर है, लेकिन बहरहाल अफ्रीका की बहुत बड़ी पावर है, अफ्रीका को इन्फ्लुएंस करता है, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ता जा रहा है। और चाइना का जो चाइना का प्रेसिडेंट है वो रशिया का दौरा करने वाला है,
वो रशिया जाने वाला है। जी जिनपिंग है ना, वो बहुत जल्द रशिया जाएगा। कल रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से चाइना का टॉप डिप्लोमेट वांग यी मुलाकात की उसने, और पुतिन के साथ बातचीत हुई, और उसने कहा कि बिल्कुल हमारे जी जिनपिंग आपसे मिलने के लिए आने वाले हैं। रशियन टीवी के रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने उसको कहा कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मॉस्को में चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग कब आते हैं ताकि हमारे ताल्लुकात और मजबूत हों, और हम इंटरनेशनल सिचुएशन के सिनारियो में चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। अब ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट रशियन प्रेसिडेंट से मिलेगा, ये एक बहुत बड़ी बूस्ट है रशिया को, कि अभी तक चाइना ठीक है रशिया का साइलेंट सपोर्टर था, लेकिन ये एक तरह से ओपन सपोर्ट हासिल हो जाएगी, और इस तरह दुनिया की 3 बड़ी मिलिट्रीज और 3 बड़े न्यूक्लियर स्टॉक पाइल जिनके पास है, उनके दरमियान बाकायदा एक दूसरे से, और अमेरिका आपको पता ही है कि चाइना के खिलाफ भी काफ़ी जा रहा है। इसलिए इसमें ये जवाब है चाइनीज़ प्रेसिडेंट का बाइडेन को, जिसने यूक्रेन का अभी दौरा किया। अजीज़ दोस्तों, एक और इस हवाले से अगर हम उसको देखें इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से, तो पाकिस्तान की असेंबली में एक मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली ने स्पीच करते हुए ये पूछा है कि हम यूक्रेन को हथियार क्यों दे रहे हैं। हमारी वाह फैक्ट्री और हमारी पाकिस्तान की जो हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों के हथियार क्यों यूक्रेन भेजे जा रहे हैं। हमने इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स भी देखी हैं और फोटोज़ भी देखी हैं, तो ये एक सवाल है। सुना है सर कि यूक्रेन हमारे जहाज जा रहे हैं, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के हमारे असलहा वहां जा रहा है। अभी 2 दिन पहले हमारे जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं बड़े अदब के साथ, और जो हिना रबानी खर साहिबा हैं, इनकी म्यूनिख में जर्मनी में मुलाकात हुई है यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर से। मुझे नहीं पता सर वहां क्या बात हुई, लेकिन हमारा सवाल है, क्योंकि जहाज़ों की फोटोज भी सबने देखी हैं, तो ये क्या हो रहा है, और अगर उसके एवज पैसे लिए जा रहे हैं, वो पैसे किसकी जेब में जा रहे हैं सर? हमें वो अपने स्टेट बैंक में पैसे चाहिए। और दूसरा ये है कि कल अचानक यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को फ़ोन किया और यूनाइटेड नेशंस में यूक्रेन के हवाले से जो रेजोल्यूशन आने वाला है उसमें मदद मांगी, और उसने कहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ख़राब है और आपको एनर्जी और फूड इश्यूज़ जो हैं उस मामले में हम एक दूसरे से ताउन कर सकते हैं, और हमारा कोऑपरेशन एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम दोनों को एक दूसरे के कोऑपरेशन पे आगे बढ़ना चाहिए। ज़ाहिर है इसमें हथियारों की बात नहीं है, लेकिन उसने ज़रूर पाकिस्तान से हथियारों की भी बात की होगी कि हमें हथियार कब भेज रहे हैं। ऐसे में रशिया के साथ भारत के ताल्लुकात के हवाले से वेस्ट ओपनली कुछ नहीं कहता, अंदर खाने बहुत चीं पें करता रहता है। और ये आज से 2-3 महीने पहले का इंटरव्यू है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, 2 मिनट का, श्री जयशंकर जी का, जिसमें जी श्री जयशंकर जी की एक बात है कि वो बड़ा छोटा सा जवाब देते हैं और क्लियर टू द पॉइंट जवाब होता है, और ऐसा जवाब होता है कि सामने वाले के पास कोई बात करने के लिए फिर रह नहीं जाती। ये 2 मिनट में इन्होंने 3 सवालों के ऐसे परफेक्ट जवाब दिए हैं। Still making sure that Europe is not freezing to death in the winter, or just increasing your imports by 5 times? No, Europe has managed to reduce its imports while doing it in a manner in which it is comfortable for Europe. Comfortable? If that, comfortable it's manageable. No, it's manageable. Maybe a little bit of an It's manageable. Now, if at 60,000 euros or whatever is your per capita income, you are so caring about your population. I have a population at $2,000. I also need energy. I'm not in a position to pay high prices. The price of oil has doubled. So, and what Europe is doing is also moving into the Middle East.
and diverting production out of the Middle East into Europe and raising prices. So European actions actually are putting pressure on the global oil markets and on my imports as well. So I think it's something which, if European political leadership understandably would like to soften the impact on their population, I think it's a privilege they should extend to other political leaderships as well. Are you reluctant toward Moscow as well, because Russia is India's most important supplier of weapons and military equipment? And therefore? Are you reluctant to criticize Moscow? No, I think, look, we have a relationship with Moscow. We've had a long-term relationship with Moscow. I think it's important to look at that history of the relationship. It was a relationship built in a period when Western democracies used to arm a military dictatorship called Pakistan and deny India defensive weapons. So if we are talking about principles, let's talk a little bit of history out here. So how did the Indian exposure to Russia and previously to Soviet Union get built up? Because the Western democracies, for whatever reason, decided that their natural partner in our part of the world was a military dictatorship. Would you consider India an ally of Russia? No, I think India doesn't. We are an independent country. We do not define ourselves or perceive ourselves in alliance terms. That's very much a Western terminology. It's not a term that we use. ये भारत की एक खुशकिस्मती है कि इस वक्त भारत के पास एक ऐसी पॉलिटिकल लीडरशिप मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मिनिस्टर हैं, हर लिहाज से भारत इस वक्त ब्लेस्ड है। एक अच्छी टीम भारत को सर्व कर रही है। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग।